इसका मैंने आपको कल आइडिया थोड़ा सा दिया था, उस दौरान ही नेट का फिर प्रॉब्लम बन गया। दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक मालियाती एक जर्री, फिस्कल एंड मॉनिटरी। फिस्कल पॉलिसी को पहले हम डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह समझ लेंगे फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, इसके इंस्ट्रूमेंट यानी कि आलात कार वो कौन कौन से होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, और इसका नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में क्या रोल है, किस तरीके से नेशनल इनकम ज्यादा कम कर सकती है। ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हम आएंगे मॉनेटरी पॉलिसी पे, और इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसके इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जेक्टिव और इसका रोल नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। ये करेंगे इस चैप्टर में, हमने यही काम करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, फिस्कल या मॉनेटरी दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको इस दफा निकल जाना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। फिस्कल पॉलिसी ये लिखा हुआ है जी, मालियाती पॉलिसी। जैसा कि मैंने आपको कल बताया, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है ना, उसे फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। एक पॉलिसी वो है जो आपका स्टेट बैंक बनाता है। स्टेट बैंक बनाएगा तो उसने अपने इख्तियारात, जो जो चीजें उसके पास हैं, जो औजार उसके पास हैं, उसको यूज करते हुए उसने इकोनॉमी को ठीक करना है, पॉलिसी बनानी है। और गवर्नमेंट के पास अपने मुख्तलिफ औजार हैं, और डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट औजार अपने निकालती है, फिर इकोनॉमी की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करती है। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का मतलब है पॉलिसी बनाती है जिससे इकोनॉमी आपकी बेहतर हो सके, स्टेबल हो सके, नेशनल इनकम बेहतर हो सके। तो जो उसके पास औजार है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, और जो बैंक के पास है उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी की रीडिंग करते हैं शुरू से। फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी विच इज कंसर्न्ड विद गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो कल ये बात कर रहे थे हम, गवर्नमेंट की रेवेन्यूज कौन से होते हैं और उसके एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं। तो हमसे भैया जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, खून हमारा में जोड़ती है, चलो भी दो टैक्स, सालाना टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, उनमें सुना के सोलर पैनल पे भी टैक्स लाने लगे ने। तो इस किस्म के जितने भी वो टैक्स ले रही है, और इसके अलावा ये जो चलान करती है, मोटरसाइकिल का चलान करता है जी, वन व्हीलिंग का करता है, वायलेशन, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ गाड़ी का चलान कर दिया। या एक तीसरा सोर्स भी इसका है, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, 400 500 उन्होंने फीस रखी होती है, बैंक में जमा करवाएं जी पहले, उसके बाद काम करेंगे। इस किस्म के जितने भी काम है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। हाँ, तो इसके अलावा कुछ और भी सोर्सेज है गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्ट करने के। मसलन ये अपने ऑक्शन ऑफ कर देती है, कुछ चीजें नीलामी लगा देती है, या कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो इसने रेंट पे दी हुई है, उधर से इसको रेंट आता है। या कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो इसने प्राइवेटाइज की हुई हैं और निजी इदारों से उसका रेंट ले रही है। इस किस्म के जो भी हो, वो सारा कुछ गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। लेकिन हम यहाँ पे चीजों को बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं, हम समझते हैं जी सिर्फ टैक्स ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, बाकी चीजों को भी रहने दें। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चे कहाँ कहाँ पे करती है भी, उसने सरकारी मुलाजमीन को पे करना होता है। पहला तो गवर्नमेंट का खर्चा ये है। दूसरा, उसने प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, रोड तमीर करने हैं, अंडरपास बनाने हैं, फ्लाईओवर बनाने हैं, कोई सरकारी दफातर, हॉस्पिटल, ये सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लिंडहम, fiscal policy is attached with determination of time type procedure to be followed in making revenue and government expenditure। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स को मेंटेन करते हुए, इस्तेमाल करते हुए जो पॉलिसी बनती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ओके जी। अब आगे आपने इसकी सिर्फ डेफिनेशन इधर से करनी है, और आगे आ जाना इसके इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तो सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स, ये दो मेन इंस्ट्रूमेंट है इसके, ये तो सबसे पहले आएंगे ही आएंगे। इसके साथ नंबर 3 पे है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है बोला, गवर्नमेंट बारोइंग, उधार जो गवर्नमेंट पकड़ती है, और प्रिंटिंग न्यू नोट्स, या वो बैंक को कहते हैं कि नए नोट छापे, इसे को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अपने डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए मसनूई ये हथकंडे वो यूज करती है, उसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ओके। हाँ, नंबर 4 है सब्सिडीज। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट क्राइसिस में रिलीफ देती है, ये जिस तरह मेट्रो है, मेट्रो की सर्विसेज चलाई हैं इसने, 40 रुपए अगर ये फीस वाली ले रही है तो 50 रुपए 60 रुपए अपने पल्ले से पे कर रही है। इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में सब्सिडी सब्सिडी प्रोवाइड की हुई है इसने। इसी तरह रमजान बाजार लगते हैं, रमजानों में जो आटा 1000 रुपए का होता है वो 500 का दे देती है, इसका मतलब है वो आटे में सब्सिडी दे रही है, चीनी में सब्सिडी, यूटिलिटी स्टोर में प्राइसेस में सब्सिडी दी जाती है। तो इस तरह की जितनी भी बातें हैं, सोलर प्लेटें लेने में भी सब्सिडी वो दे रही है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जिसने सोलर पे शिफ्ट होना है, वो गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज भी कर रही है। तो बहरहाल इस किस्म के जितने भी काम है ये गवर्नमेंट नहीं करने हैं, तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट में चीज ये शामिल होती है। नंबर 5, ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्टिपेंड्स एंड स्कॉलरशिप्स वगैरह। ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं ऐसी पेमेंट्स जो आपको मेहनत किए बगैर मिल जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए, ये पेंशन हो गई, या स्कॉलरशिप किसी की लगा दी। इस किस्म के काम गवर्नमेंट ने करने हैं, तो ये ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, होते वैसे ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ही हैं।
लैपटॉप स्कीम निकाल ली, यहाँ पीछे मरीम नवाज ने स्कूटियां डिस्ट्रीब्यूट की हैं फीमेल्स को कॉलेज में जाके। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट फिजिकल पॉलिसी के हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, टैक्स, डेफिसिट फाइनेंसिंग, सब्सिडी, ट्रांसफर पेमेंट। ओके हो गया जी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव्स, आप खुद भी अगर आंखें बंद करके सोचेंगे ना यार ये क्या पॉलिसी बनाते हैं, इसके मकसद क्या होते हैं, तो सीधे सीधे मकसद तो आपको भी समझ आ जाएंगे कि मुल्क में इस्तेहकाम लेके आना, प्राइस स्टेबिलिटी, या इसका मकसद हो सकता है कि महंगाई को कंट्रोल करना, बेरोजगारी का खात्मा, मुल्क को तरक्की की राह में गामजन करना, डेवलपमेंट, ग्रोथ एक लेके आना। तो यही मकसद हो सकते हैं, और क्या हो सकता है। बल्कि मॉनिटरी पॉलिसी हो या फिजिकल पॉलिसी हो, ऑब्जेक्टिव तो इन दोनों के सेम है। अभी तक देखते हैं कौन कौन से लिखे हुए हैं। प्राइस स्टेबिलिटी, सबसे पहले कीमतों में इस्तेहकाम पैदा किया जाए। ये क्यों जरूरी होता है भला, ये क्यों गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि प्राइसेस स्टेबल हो। अब सुने जरा, हम सीधी सीधी बातें करते हैं, ज्यादा टेक्निकलिटीज पे जाते ही नहीं है। अब प्राइसेस अगर स्टेबल नहीं है, आज कुछ प्राइस है, कल कुछ प्राइस है, परसों कुछ प्राइस है, तीसरे दिन फिर ड्रम करके नीचे आके प्राइस, चौथे दिन फिर शूट करके ऊपर चलेगी, पांचवें दिन ये कहीं पे प्राइस ठहर ही नहीं रही। किसी भी प्रोडक्ट की आप एग्जांपल ले लें, आप बैग की एग्जांपल ले लें, या फर्नीचर की, एनर्जी सेवर की एग्जांपल ले लें, फैन की एग्जांपल ले लें, जिस भी फील्ड में प्राइस स्टेबल नहीं होगी उस फील्ड में इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेगा। समझे बात। सही सर। क्योंकि वो बड़े बड़े दो तीन जिन ही हैं जो पूरी इंडस्ट्री को टैकल कर रहे होंगे और वो डोमिनेट कर रहे होंगे। छोटे मोटे जितने भी दुकानदार हैं उनके बस की बात ही नहीं है। जिस तरह ये ब्रेलर है, चिकन की आए दिन प्राइस 4 दिन पहले 750 थी, अब मैं कल गया हूँ 450 था। 750 450, ये तो 5-10 रुपए का फर्क नहीं है, सीधा सीधा 300 रुपए का। और बल्कि परसों मुझे कोई बता रहा था वो 400 पे आया हुआ था, 400 से भी 5-10 नीचे ही था रेट। तो इसमें बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। तो जिसकी वजह से ऐसी इंडस्ट्री में सरमायाकारी नहीं करते। जब सरमायाकारी नहीं होगी, इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल इनकम आपकी काफी हद तक नीचे आएगी, और आपके अपने सरमायाकारी नहीं कर रहे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। वो सबसे पहले देखते हैं आपके अपने लोग क्या इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ट्रस्ट जाहिर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो ही नहीं कर रहे तो बाहर के लोग जो दूसरी दुनिया से आए हुए हैं, उन्होंने तो प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए पैसा लगाना है, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो प्राइस स्टेबल होगी, जिस मुल्क में भी प्राइस स्टेबल होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऐसे मुल्क में आती है। समझ रहे बात। जी सर। हाँ, नंबर 2 पे ये बताते हैं इन्फ्लुएंसिंग इन कंजम्पशन पैटर्न। कंजम्पशन पैटर्न बहुत डिस्टर्ब करती है। ये कंजम्पशन पैटर्न बेहतर बनाने के लिए ये पॉलिसी बनाई जाती है कि इसका मकसद ये भी है। कंजम्पशन पैटर्न बेहतर बनाने का मकसद, जो शेख तबीयत के लोग हैं, वो जो ज्यादा कंजम्पशन नहीं करते, सेविंग को प्रेफर करते हैं, उनको कंजम्पशन की तरफ माइल करना, कोई स्ट्रेटेजी इस तरह की बनाना जिनकी वजह से वो सेविंग को कम करें, कंजम्पशन ज्यादा करें, ताकि मार्केट में पैसा आए, सर्कुलेट हो, लोगों को रोजगार मिले, नेशनल इनकम में इजाफा हो। या अगर बहुत ज्यादा दौलत की रेलपेल हो गया, उसे कंट्रोल करने के लिए वो कंजम्पशन पैटर्न लोगों का टाइट कर दे, फिर वो डीमोटिवेट करेगी कंजम्पशन पे। तो कंजम्पशन पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये बनती है पॉलिसी। नंबर 3, टू रेज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये तो सीधी सीधी बात है, इसमें समझने वाली कुछ भी नहीं है। क्या ख्याल है। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जी इनकम, सर। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वो बेहतर और इक्वलाइज करने के लिए ये पॉलिसी बनाई जाती है। तो एक इसका ऑब्जेक्टिव यही ये भी है कि इनकम की रीडिस्ट्रीब्यूशन मेरिट पे इक्वल हो। ये इन यूडीसी लिखा हुआ शुरू में, यूडीसी बोलते हैं अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, जिनमें पर कैपिटा इनकम वो लो होती है। तो इनको अकम्पनी करने के लिए और इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए फिर पॉलिसी बनाई जाती है। नंबर 5 पे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हासिल करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। नंबर 5 पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है उसे खत्म करने के लिए बनाई जाती है। ये 6 पॉइंट है। इतना ही काम रखें, इतने इतने लेंथी पॉइंट नहीं लिखने, हर पॉइंट को 4-4 5-5 लाइनों में एक्सप्लेन करते जाए, फिर अगले पॉइंट पे शिफ्ट हो जाए। ओके, हेडिंग दें जी, जी सर। रोल ऑफ नेशनल इनकम, रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के जो आपने मैयर्स किए थे, उसमें जो पहले 3 पॉइंट थे वो फिस्कल पॉलिसी के तो है, जिसमें आप ये कहते हैं कि कंजम्पशन को चाहिए, कंज्यूमर को चाहिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दें, इन्वेस्टर्स को चाहिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दें, गवर्नमेंट को चाहिए अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दें। ये तीनों पॉइंट फिस्कल पॉलिसी के हैं। और आखिर में हम लिखते थे बैंक को चाहिए, स्टेट बैंक को, कि वो बैंक रेट डिक्रीज कर दे। तो ये एक पॉइंट मॉनिटरी पॉलिसी का है, लेकिन 3 पॉइंट तो फिस्कल पॉलिसी के हैं, तो इसका रोल बहुत ज्यादा ना हुआ। डिफ्लेशनरी गैप को रिमूव करने के लिए, तो ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड।
ये ई पे इक्विलिब्रियम निकला है और फर्ज कर लेते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ए बी पॉइंट ई। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों मेजर करते हैं। इस तरफ नेशनल इनकम होती है। ये तो कनेडियन क्रॉस वन का इक्विलिब्रियम आ गया जो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की मदद से होता है। यहाँ तक तो मेरा ख्याल सभी को क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से ऊपर है और सप्लाई ज्यादा है, ये डिफ्लेशनरी गैप। इस डिफ्लेशनरी गैप को रिमूव करने के लिए इजी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी जिसकी वजह से एग्रीगेट जो आपकी डिमांड कर्व है ऊपर को शिफ्ट होगी। एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट होने से ये एग्रीगेट डिमांड ए डी डैश पे चली गई तो ये नेशनल इनकम ज्यादा हो गई, डिफ्लेशनरी गैप खत्म हो गया। समझे बात? अब ये सारा पर स्कूल से आप बताएं, अभी भी समय लगी है कि नहीं लगी? लिख लें जल्दी फिर बताएं मुझे, मैं रेस करूँ। सिमिलरली ये डिफ्लेशनरी गैप को रिमूव करने के भी काम आती है पॉलिसी। आगे आप लिखें फिस्कल पॉलिसी, आगे इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये जी एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड, ये आ गया इक्विलिब्रियम। और फुल एम्प्लॉयमेंट हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो इन्फ्लेशनरी गैप होता है, ये गैप इन्फ्लेशनरी है। अब गवर्नमेंट ने लगाई टाइट फिस्कल पॉलिसी जिसकी वजह से ये कर्व नीचे को शिफ्ट है। ये एडी से ए डी डैश, ये नेशनल इनकम पीछे आ गई। ये ई पॉइंट से ई डैश पे चलेगी इकोनॉमी और सी से डी पे आ गई। ये एरो इतने एग्रीगेट डिमांड कम हुई और नेशनल इनकम में ज्यादा चेंज। ये डेल्टा जी कर दें इसे क्योंकि फिस्कल पॉलिसी लगी है। डेल्टा जी, ये चेंज इन वाई। ओके जी, ये कहानी है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड इसका रोल नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में से इन तीन में से कोई से दो पूछेगा। या तो इंस्ट्रूमेंट के साथ इसका रोल पूछ लेगा नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में, या ऑब्जेक्टिव के साथ इसका रोल पूछ लेगा नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में, या इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। तो जो भी पूछे वो उस हिसाब से। इंस्ट्रूमेंट वो आप इसी तरह ही जिस तरह बुक में लिखे हुए हैं उनके नाम ही बता दें। टैक्स हो गया, सब्सिडी, ट्रांसफर पेमेंट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, ये सारे आगे एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दें। ये सारे गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें ट्रांसफर पेमेंट्स इसे कहते हैं, सब्सिडी इसे कहते हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इसे कहते हैं। इसका एक पैराग्राफ आपने बना लेना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की बात आए तो ऑब्जेक्टिव तो बुक में बड़े अच्छे लिखे हुए हैं हेडिंग के साथ। वो हेडिंग दें, नीचे उस पॉइंट को एक्सप्लेन करें, फिर हेडिंग दें, नीचे उस पॉइंट को एक्सप्लेन करें। कोई 5-6 पॉइंट लिख लें, उसके बहुत हैं। उसकी लेंथ क्वेश्चन की आपको बता देगी कि इतनी लेंथ उस क्वेश्चन के लिए काफी है। जी सर। हाँ, अगर वो इसका नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में रोल पूछे तो बेशक आप इन दोनों में से एक डायग्राम बना दें। टाइम कम है और आपको लग रहा है कि पीछे आपने स्टफ काफी लिख दिया है, तो नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में बजाय इसके कि दो डायग्राम बताएं, आप एक ही डायग्राम बना के उसे एक्सप्लेन कर दें और साथ वर्बली बता दें कि इसी तरह ये इन्फ्लेशनरी गैप रिमूव करने के लिए भी काम आ सकती है और उसमें एग्रीगेट डिमांड नीचे को शिफ्ट हो जाती है।